अब तक की कहानी में छवि नीचे उतर आती है और सबके साथ खाना खाती है। तभी बातों ही बातों में चेतन और सभी घर वालों को पता लगता है कि सलोनी अपने कमरे में नहीं है। खाने के बाद काकू दादा हॉल में चेतन के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अब कहानी आगे। काकू दादा चेतन के साथ पूजा करने के लिए हॉल में सारा सामान लेकर आ गए। जैसे ही काकू दादा ने पूजा के लिए अपनी गद्दी ग्रहण की, अचानक से लाइट चली गई। लाइट के जाते ही पूरे घर में चमगादड़ों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी, मानो जैसे किसी जंगल में हो। काकू दादा चेतन को आवाज़ लगाते हुए बोले, चेतन बेटा डरना मत, हिम्मत से काम लेना। चेतन बस मुंह में जवाब देकर चुप हो गया। काकू दादा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए जैसे ही माचिस जलाई, एकदम से लाइट आ गई और चमगादड़ों का शोर भी अचानक से गायब हो गया। पूरे घर में एकाएक सन्नाटा सा छा गया। काकू दादा ने सामान से निकालकर 2 मोमबत्तियों को वहीं जलाकर रख दिया। जैसे ही काकू दादा की नज़र चेतन की ओर पड़ी, काकू दादा हैरान रह गए। उन्होंने देखा चेतन जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से सांसें ले रहा था, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा हो और अपने हाथ पैरों को झटपटाए जा रहा था। चेतन का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और पूरा शरीर पसीना पसीना। उसकी आंखें एकदम पीली और बाहर निकलने को जैसे आतुर हो रही हो। काकू दादा ने जल्दी से अपने पास रखी बोतल से गंगा जल निकालकर अपने हाथ में लिया और कुछ पड़ते हुए चेतन के ऊपर जोर से दे मारा। गंगा जल ऊपर पड़ते ही चेतन के हाथ पैर ढीले हो गए और जोर जोर से हाँफते और खांसते हुए उठकर बैठते हुए बोला, काकू दादा पता नहीं कौन था जिसने मेरा मुंह दबा रखा था। अगर थोड़ी देर और आप मेरी ओर नहीं देखते तो मैं मर ही जाता। काकू दादा चेतन के हाथ में थोड़ा सा गंगा जल देकर उसे पीने का इशारा करते हुए बोले, बेटा वह शैतान बहुत गुस्से में है। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि वो ऐसी कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा। मुझ पर बस नहीं चला उसका तो तुम पर उसने हमला कर दिया। अब तुम ठीक हो ना? चेतन खुद को संभालते हुए बोला, हाँ काकू दादा मैं ठीक हूँ और सलोनी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चेतन की बात सुनकर काकू दादा मुस्कुराते हुए अपनी पूजा की तैयारियों में लग गए। काकू दादा ने गाय के गोबर से एक हवन कुंड तैयार किया। थोड़ी देर बाद चेतन से घर की एक लाइट के अलावा सारी लाइट बंद करने के लिए कहा। चेतन सभी लाइटें बंद करके काकू दादा के पास आकर बैठ गया। पूरे हॉल में बस एक लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी भी बहुत कम थी। काकू दादा ने हवन के चारों ओर पंचमुखी हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से एक रेखा बनाई और उसके अंदर दिया जलाकर रख दिया। काकू दादा ने हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित किया और अपनी थैली में से बेल की जड़, देवदार, बबूल और त्रिचुंग को अग्नि कुंड में डाल दिया। सभी सामग्री को अग्नि कुंड में डालते ही धुआं हो गया और धुएं के साथ ही पूरे हॉल में चीखें गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद जब धुआं खत्म हुआ और हवन कुंड में ठीक प्रकार से अग्नि होने लगी, तो काकू दादा सलोनी का नाम जोर जोर से लेते हुए उसका आवाहन करने लगे। चीखों की आवाज़ सुनकर चेतन को भी डर लग रहा था, लेकिन काकू दादा की वजह से उसे थोड़ी बहुत हिम्मत भी मिल रही थी। काकू दादा फिर एक बार और चिल्लाते हुए बोले, तू आता है या मैं दूसरा उपाय करूं? तभी सलोनी चीखती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। सलोनी की चीख सुनते ही चेतन की नज़र सलोनी पर पड़ी और अगले ही पल पलक झपकते ही सलोनी एकदम से चेतन के चेहरे के पास आकर जोर से चीख पड़ी।
सलोनी को यूं अचानक से अपने पास चीखता देख चेतन के होश उड़ गए। चेतन पसीना पसीना हो गया। उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। काकू दादा ने जल्दी से सिंदूर हाथ में लिया और मंत्र पढ़ते हुए सलोनी के ऊपर फेंका। सिंदूर अपने ऊपर पड़ते ही सलोनी जोर से चीखते हुए वहीं एकदम शांत होकर बैठ गई। काकू दादा ने चेतन को अपने पास बिठाया और हवन कुंड में आहुति देते हुए बोले, क्यों परेशान कर रहा है इस बच्चे को? चाहता क्या है तू? सलोनी अपने दोनों पैरों को सिकुड़कर अपना सर नीचे झुकाकर अपने हाथ पैरों को बांधकर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है तू मेरा मुकाबला कर पाएगा? इतना ताकतवर है तू? पहले मैं इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जब से मैं अपने असली ठिकाने पर अपनी दुल्हन को लेकर गया हूँ, मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। जोर जोर से हंसते हुए सलोनी बोली, तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, मारा जाएगा। कहते हुए सलोनी ने एकदम से अपना चेहरा ऊपर किया और जोर से चीखकर काकू दादा के पास आकर बोली, मारा जाएगा तू दादा, मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। अभी समझा रहा हूँ, चला जा वापस, चला जा। कहकर सलोनी फिर से अपना सर झुकाकर शांत होकर बैठ गई। काकू दादा बोले, मैं जानता हूँ तू ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो मेरी विद्या से इतना डर क्यों रहा है? क्यों मुझे बार बार जाने के लिए बोल रहा है? हिम्मत है मुकाबला करने का तो कर, नहीं तो या तो तू मारा जाएगा या फिर मैं। काकू दादा की बात सुनकर सलोनी जोर जोर से ताली बजाकर हंसते हुए बोली, क्या कहा? मैं मारा जाऊंगा? मैं मारा जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं खुद मरा हुआ हूँ, तू मुझे क्या मारेगा? तू तो बस अपनी फिक्र कर। इतना कहकर सलोनी जोर जोर से चीखने लगी। चीखने की आवाज़ें बहुत भयंकर थी। चेतन ने अपने कान बंद कर लिए। उधर कमरे में अनीता जी और किशोर जी भी डर गए और छवि भी डर के मारी एक कोने में घुसकर अपने कान बंद करके बैठ गई। पूरे हॉल में रखा सामान गिरने लगा, मानो जैसे कोई भूकंप हो। हवन कुंड के आसपास रखा सारा सामान भी जोर जोर से कंपन करने लगा। हवन कुंड के इर्द गिर्द रखे सारे दिए बुझ गए। हवन कुंड की अग्नि जोर जोर से लपटें मारने लगी। सलोनी अपने दोनों पैर सीधे करके अपने बालों को पकड़कर हंसते हुए बोली, तूने मेरे लिए ये हवन किया है ना? तुझे क्या लगता है मैं चला जाऊंगा? अचानक से मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं तो डर ही गया, मैं तो डरा हुआ हूँ। कहते हुए सलोनी ने पास ही रखे पूजा के थैले में जोर से लात मारी। थैला दूर जाकर दीवार से टकरा गया और सारा सामान वहीं फैल गया और सलोनी जोर से हंसने लगी। काकू दादा ने पास ही में रखी थैली में से सामग्री उठाई और जोर जोर से मंत्रोच्चारण करते हुए हवन कुंड में डालने लगे। सलोनी गुस्से में दांतों को पीसते हुए बोली, बंद कर दे इसे। काकू दादा लगातार मंत्रोच्चारण करते हुए अग्निकुंड में सामग्री डालने में लगे रहे। सलोनी अपने हाथ पैरों को नोचते हुए और अपने पैरों की एड़ियों को जोर जोर से जमीन पर मारते हुए बोली, बंद कर दे इसे, बंद कर दे, बंद कर दे, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, बंद कर दे इसे। काकू दादा हवन कुंड में सामग्री डालते हुए बोले, बता, फिर जाने से पहले अपनी इच्छा बता। सलोनी चीखते हुए बोली, मुर्गा, मुझे बस एक मुर्गे की भेंट दे दे, फिर मैं चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। काकू दादा सिंदूर हाथ में भरकर उठते हुए बोले,
तुझे तेरी भेंट मिल जाएगी, बस बच्ची को परेशान करना छोड़ दे। काकू दादा को अपने पास आता देख सलोनी ने जैसे ही काकू दादा को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, उससे पहले ही काकू दादा ने सलोनी के बाल पकड़कर माथे पर सिंदूर रगड़ दिया, जिससे सलोनी वहीं गिर पड़ी। काकू दादा चेतन के पास आए और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोले, बेटा इसे कमरे में ले जाओ और उसके बाद सभी घर वालों को लेकर मेरे कमरे में आना, तब तक मैं ये सारा सामान समेट कर आता हूँ। काकू दादा की बात सुनकर चेतन चुपचाप सलोनी को उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसे सुलाकर सभी घर वालों के साथ काकू दादा के कमरे में सभी लोग इकट्ठा हो गए। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो मैं आवाज़ शैतान की निकाल रही हूँ, ये ठीक लग रही है या फिर वैसे ही सिंपल नॉर्मल कहानी सुनाते हैं वैसे ही कहानी सुनाऊँ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की पसंद की कहानी सुना सकूँ। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।